वेलकम टू क्रॉनिकल डिकोड एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दी इंडियन एक्सप्रेस के 25 मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। हाँ बिल्कुल। और आज का जो हमारा एनालिसिस है ना, वो बहुत ही डिटेल में होने वाला है एकदम। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी मैसेज कि टुडेज नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स, इट मोटिवेट्स अस टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव। चलिए। एक तराजू इमेजिन कीजिए, उसके एक पलड़े पर हमारे पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, डिप्लोमेटिक अलायंसेज हैं और चांद पर कॉलोनाइजेशन की रेस है। और दूसरे पलड़े पर हमारी सड़कों की वो जानलेवा धूल है जिससे सांस लेना मुश्किल है, और ऐसे लाखों रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी कोई एकेडमिक वैलिडिटी ही नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत गहरा है और बहुत सोचने पर मजबूर करता है। राइट। आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम इन सभी 14 अलग अलग टॉपिक्स को न सिर्फ समझें बल्कि उनके बीच के डॉट्स कनेक्ट करें। क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखूं तो जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिफेंस और सोसाइटी, ये सब एक कॉम्प्लेक्स जाल की तरह जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। कोई भी करंट इवेंट आइसोलेशन में नहीं होता। वॉशिंगटन में बैठे एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर सीधा हमारे रिजर्व बैंक की पॉलिसीज पर पड़ता है, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा देती है, ये समझना एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा आपने। तो वॉशिंगटन की डिप्लोमेसी से ही शुरुआत करते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त भारत में है और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर इंडिया को अपना 100% सपोर्ट देने का वादा किया है। ये ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस का सिग्नल है। हाँ, ये बिल्कुल है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, कि रूबियो ने ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करने की बात कही है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वीजा और टैरिफ्स में जो बदलाव आएंगे वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनकी एक ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा है। राइट, लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो इंडियंस को ही भुगतना पड़ रहा है ना। मेरा मतलब है यूएससीआईएस का जो नया मेमो आया है उसने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रोसेस को पूरी तरह पलट दिया है। हाँ, ये सच है। जियोपॉलिटिकल अलायंस अपनी जगह है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह। अमेरिका इस वक्त एक ऐसे इमिग्रेशन सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बोझ तले दबा हुआ है। और जब भी सिस्टम का इतना बड़ा रीसेट होता है तो लीगल वाले पिस जाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये नया मेमो एक्चुअली काम कैसे करता है? ये ऐसा है जैसे आप सालों से एक लाइन में खड़े हैं और अचानक आपसे कहा जाए कि लाइन से बाहर निकलो और अपने घर जाकर दोबारा अप्लाई करो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। पहले क्या होता था कि अगर कोई इंडियन H1B या F1 वीजा पर अमेरिका में है तो वो वहीं रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए स्टेटस एडजस्ट करवा सकता था। वहीं रहते हुए। बिल्कुल। लेकिन अब इस नए मेमो ने इसको एक अधिकार की जगह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेस का दर्जा दे दिया है। मतलब अब ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। जिसके पेपर्स एकदम सही हैं, जो EB2 और EB3 कैटेगरी में 20 सालों से बैकलॉग में अटका है, उसको सिर्फ अपना स्टेटस चेंज करने के लिए यूएस छोड़कर इंडिया आना पड़ सकता है अपने कॉन्सुलेट में। तो क्या ये चीज जस्टिफाई की जा सकती है? देखिए, डिप्लोमेसी का ये सबसे रियलिस्टिक चेहरा है। बाहर के मंच पर दोस्ती और घर के मंच पर कड़े नियम। पॉलिसी मेकर्स इंडिविजुअल नुकसान को नहीं देखते, वो सिस्टम को टाइट करने पर फोकस करते हैं। राइट। और ये डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक घूंघट सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज तक लिमिट नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल कैपिटल को भी तो सक कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में ये पॉइंट आउट किया गया है कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP क्राइसिस लगातार 2 सालों से डेफिसिट में है। हाँ, और अगर हम इसको बड़े पिक्चर से जोड़ें तो ये क्राइसिस पुराने क्राइसिस से बहुत अलग है। डेवलपिंग कंट्रीज में नॉर्मली BOP क्राइसिस करंट अकाउंट की वजह से आता है, जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन इस बार करंट अकाउंट तो ठीक है हमारा। वही तो, इस बार जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैपिटल अकाउंट में हो रही है। क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी सारा पैसा खींच रही हैं। अगर यूएस में बॉन्ड डील्स इतने हाई रहेंगे तो इन्वेस्टर्स को वहां बिना किसी रिस्क के एक गारंटीड रिटर्न मिलेगा ना। बिल्कुल। और जब सबसे सेफ मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो लोग इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI निकालने लगते हैं। कैपिटल का ये बेसिक नेचर है, वो वहीं जाएगी जहां सेफ्टी और प्रॉफिट दोनों हो। और इसके ऊपर से वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं।
यानी एक तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ये तो डबल झटका हो गया। बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया है। लेकिन यहाँ पर बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये पैसा अचानक हवा से तो नहीं आया। आरबीआई ने इसके लिए अपना कंटेंजेंट रिस्क बफर, जो सीआरबी होता है, उसको 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार को करीब 92,000 करोड़ रुपए कम मिलते। सही पकड़ा आपने। सीआरबी इसेंशियली आरबीआई का वो इमरजेंसी फंड है जो किसी अचानक आए बड़े इकोनॉमिक शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। जैसा कि कार का एयरबैग, मैं इसको वैसे ही देख रही हूँ। आरबीआई ने एयरबैग पूरी तरह हटाया नहीं है, लेकिन उसके अंदर का थोड़ा प्रेशर कम कर दिया है ताकि उस गैस का यूज आज इंजन चलाने में हो सके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि करंट ग्लोबल क्राइसिस के बीच अपना ही रिस्क बफर कम करना क्या फ्यूचर के लिए डेंजरस नहीं है? रिस्क तो जरूर है, लेकिन हमें इसका एक अनबायस्ड एनालिसिस करना होगा। बिमल जलान कमेटी ने इस बफर को 5.5 से 6.5% के बीच रखने की रिकमेंडेशन दी थी। तो टेक्निकली आरबीआई अभी भी सेफ लिमिट के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, मतलब रूल ब्रेक नहीं हुआ है? नहीं, रूल ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पर आने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया है। सरकार को इस वक्त इस पैसे की सख्त जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, ताकि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे। ये प्रेजेंट नीड्स और फ्यूचर रिस्क के बीच का एक डेलिकेट बैलेंस है। राइट। और ये जो ग्लोबली सब कुछ चेंज हो रहा है, इसका असर हमारे डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पर भी तो पड़ रहा है ना? इंडिया अब यूरोप के साथ अपने डिफेंस टाइज बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इटली के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप और ईयू के साथ पार्टनरशिप पर बात चल रही है। बिल्कुल। यूक्रेन वॉर के बाद ईयू अपने डिफेंस बजट में करीब $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो इस यूरोपियन सप्लाई चेन का हिस्सा कैसे बने, क्योंकि हम तो अभी भी रशिया पर बहुत डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली। ब्रह्मोस हो, सुखोई फाइटर जेट्स हो या T-90 टैंक्स, हमारा कोर आर्किटेक्चर रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। Correct. अब यूरोपियन यूनियन अपनी सप्लाई चेन से रशियन वेपन्स को बाहर निकाल रहा है। तो इन दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक नाइटमेयर है। और शायद यही वजह है कि हम 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस को जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है। सो इस सब का असल मतलब क्या है? जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, इनमें से 90 जेट्स मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे और इनमें 50% इंडिजिनाइज्ड पार्ट्स होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस डील का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है सोर्स कोड या इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड। देखिए, हार्डवेयर खरीद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आपके पास उस जेट के कंप्यूटर का सोर्स कोड नहीं है, वो आपके लिए एक क्लोज्ड ब्लैक बॉक्स है। वही ना, फिर तो हम उसमें अपनी अस्त्रा या ब्रह्मोस NG मिसाइल भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। एकदम सही। फ्रांस से सोर्स कोड लेने का मकसद यही है कि इंडिया इन राफेल जेट्स में अपने स्वदेशी हथियार खुद इंटीग्रेट कर सके। ये सॉवेंट्री और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल का सवाल है। और इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही शानदार मिसाल अभी हाल ही में देखने को मिली है। DRDO ने जो नई ULPGM-V3 मिसाइल बनाई है, जिसे ड्रोन से लॉन्च किया जाता है, ये वाकई नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये बेसिकली एक UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है और ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है। नेटवर्क सेंट्रिक मतलब वो जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग होता है बैटल ग्राउंड पे? हाँ, मतलब ड्रोन ने दुश्मन को देखा, डेटा कमांड सेंटर गया और हवा में उड़ती हुई मिसाइल को वहीं से नया टारगेट दे दिया गया। और इसका मैकेनिकल डिजाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही मिसाइल में 3 अलग-अलग वॉरहेड्स लग सकते हैं। 3 अलग वॉरहेड्स, मतलब एक ही मिसाइल से अलग-अलग काम लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। पहला है एंटी आर्मर, जो भारी टैंक के मेटल को शेप्ड चार्ज से पिघला देता है। दूसरा है पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। ये बंकर तोड़ने के लिए होता है ना? हाँ, ये पहले बंकर की दीवार तोड़ता है और उसमें एक माइक्रोसेकंड डिले फ्यूज होता है, जिससे असली धमाका बंकर के अंदर आने के बाद होता है। और तीसरा है प्री फ्रैगमेंटेशन, जो हवा में फटता है और हाइपरसोनिक स्पीड से श्रैपनल्स फैलाता है इन्फेंट्री को टारगेट करने के लिए। ओह वाह, मतलब एक ही मिसाइल सिस्टम होने से आर्मी को अलग-अलग भारी इक्विपमेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगा।
लेकिन एक तरफ हम बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इतनी एडवांस्ड नेटवर्क सेंट्रिक मिसाइल्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के दुश्मन बिना किसी नेटवर्क के ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोन वॉल्फ टेररिज्म की बात कर रही हैं ना? हाँ, महाराष्ट्र एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल आई है कि मुंबई में हमला करने वाला जायब अंसारी किसी भी फॉरेन नेटवर्क से नहीं जुड़ा था। वो सिर्फ इंटरनेट पर अनवार अल अवलाकी के वीडियोस देखकर खुद ही रेडिकलाइज हो गया था। ये ट्रेंड बहुत डराने वाला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डिजिटल एज में टेररिज्म का पूरा स्वरूप बदल गया है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि वो नेटवर्क्स को ट्रैक करती हैं। जैसे फंडिंग कहाँ से आई या फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट करना। राइट। लेकिन अंसारी के केस में तो ना कोई स्लीपर सेल था, ना डार्क वेब की फंडिंग थी, ना ही कोई फॉरेन हैंडलर था। एक इंसान अपने अकेलेपन में रेडिकलाइज हो रहा है। इसको पकड़ना एजेंसीज के लिए लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। क्योंकि आप उसके दिमाग के अंदर तो नहीं घुस सकते, उसने किसी से बात तक नहीं की। इसका मतलब अब सरहद सिर्फ फिजिकल नहीं बची, वो एक स्मार्टफोन का एल्गोरिथम बन चुकी है। ऐसे अटैक को रोकना मतलब फिजिकल लॉजिस्टिक्स की जगह डिजिटल फुटप्रिंट्स पर नजर रखना। लेकिन क्या उससे मैस सर्वेलेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं खड़ा होगा? बिल्कुल होगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच का ये फ्रिक्शन बहुत पुराना है और ये लगातार चलता रहेगा। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की बात करते हैं तो हाल ही में 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। हाँ, एक तो वो लाल किला पर जो जनजातीय सुरक्षा समागम हुआ, वहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लियरली अश्योर किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के कोई भी प्रोविजंस ट्राइबल्स पर लागू नहीं होंगे। उनके कस्टम और ट्रेडिशंस में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत डीप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैग्मेटिज्म है। यूसीसी का मकसद लॉज को यूनिफॉर्म करना है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज का पूरा सोशल स्ट्रक्चर उनके कस्टमरी लॉज पर चलता है। एक एक्सटर्नल लीगल फ्रेमवर्क उन पर थोपने से सोशल एलिनेशन हो सकता है। ये डिसीजन काफी बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। और इस बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत हमें लद्दाख में भी देखने को मिल रही है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और सेंटर के बीच बात आगे बढ़ रही है लद्दाख को स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में लाने की मांग पर। हाँ, हालांकि केडीए के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह भी कहा है कि अभी अनावश्यक उत्साह या निराशा से बचना चाहिए। मतलब टॉक्स अभी स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग के फेज में है। 6th शेड्यूल में आने से वहां की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को रिसोर्सेज पर कितना हक मिलेगा, ये डिटेल अभी तय होना बाकी है। और इन सभी पॉलिसीज को इफेक्टिवली लागू करने के लिए सरकार को एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, जिसके लिए सेंसस 2027 के पहले फेज की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस डेटा को टैक्स कलेक्शन या पुलिसिंग से पूरी तरह अलग रखा गया है। जब तक प्राइवेसी का भरोसा नहीं होगा तब तक ग्राउंड लेवल पर सही डेटा मिलना पॉसिबल नहीं है। राइट, एक सही डेटा ही अच्छी पॉलिसीज की नींव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हम सेंसस के डेटा को इतना सिक्योर और ऑथेंटिक रखने की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के एकेडमिक और साइंटिफिक डेटा का हाल इतना खराब क्यों है? आपने सीधा दुखती रग पर हाथ रख दिया। रिसर्च इंटेग्रिटी क्राइसिस इस वक्त हमारी एजुकेशन का सबसे डार्क फेस है। देखिए, पेपर पब्लिश करने में इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पर है, लेकिन जब बात रिसर्च पेपर रिट्रैक्ट होने की यानी वापस लेने की आती है तो हम पूरी दुनिया में 2रे नंबर पर हैं। ये सच में शॉकिंग है कि 2025 में ग्लोबल लेवल पर जितने भी पेपर्स रिजेक्ट हुए उनमें से 20% अकेले इंडिया से थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक पूरी शैडो इकोनॉमी बन चुकी है पेपर मिल्स और प्रेडेटरी जर्नल्स की। हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रमोशन और रैंकिंग्स सिंपली इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने पेपर्स छापे हैं। क्वालिटी से किसी को मतलब नहीं है। तो लोग बस नंबर बढ़ाने के लिए पैसे देकर कुछ भी छपवा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इससे भी खतरनाक एक कॉन्सेप्ट है साइटेशन कार्टेल का। वेट, ये साइटेशन कार्टेल क्या होता है? इसमें रिसर्चर्स का एक ग्रुप बन जाता है। वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने पेपर्स में एक दूसरे के खराब और फेक पेपर्स को साइट करेंगे। इससे आर्टिफिशियली उनका इम्पैक्ट फैक्टर और ग्लोबल रैंकिंग बढ़ जाती है। ओह माय गॉड, ये तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। यानी क्वालिटी पर जीरो ध्यान, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है। और जब ऐसी ही एकेडमिक लापरवाही होती है तभी जमीनी प्रशासन में भी ऐसे ही फेलियर्स आते हैं, जैसा कि दिल्ली की सड़कों की किलर डस्ट। ये रिपोर्ट इतनी अलार्मिंग थी। बिल्कुल। हम हमेशा पोल्यूशन के लिए मौसम को
या पराली को दोष देते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि मौसम चाहे जो भी हो, दिल्ली के PM10 और PM2.5 पोल्यूशन का 1/3 हिस्सा सिर्फ सड़क की धूल से आता है। और इसको क्लीन करना तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, एक बेसिक लॉजिस्टिकल इशू है। MCD को इस धूल को साफ करने के लिए 505 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स यानी MRSM चाहिए, लेकिन काम कितनी कर रही हैं? सिर्फ 76। ये 80% का सीधा शॉर्टफॉल है। और जो 76 चल भी रही हैं, उनका मैनेजमेंट इतना खराब है कि आधा टाइम तो वो सिर्फ कचरा डंपिंग यार्ड तक ले जाने में वेस्ट कर देती हैं। हालांकि MCD 70 नई मशीन्स लाने का प्लान कर रही है। लेकिन 505 के आगे 70 नई मशीन्स तो एक बैंडेड लगाने जैसा ही है ना। हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सड़क पे झाड़ू लगाने जैसा बेसिक मैकेनिकल काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक परफेक्ट केस स्टडी है। हमारे ग्राउंड लेवल प्रायोरिटीज और ग्लोबल एम्बिशंस के बीच का ये गैप बहुत बड़ा है। सही में। और इसी गैप के दूसरे एक्सट्रीम को देखिए। हमारी आज की आखिरी खबर में चाइना ने 2030 के मून लैंडिंग मिशन को ध्यान में रखते हुए अपने एक एस्ट्रोनॉट को 1 साल के मिशन पर स्पेस में भेज दिया है। ये सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये 21वीं सेंचुरी की ग्लोबल पावर डायनामिक्स है। चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस और हीलियम-3 जैसी बहुत प्रेशियस चीजें हैं। जो देश वहां सबसे पहले परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा, वो ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के रूल्स डिक्टेट करेगा। वही ना। तो अब थोड़ा पीछे हटकर इन सबको देखते हैं। आज हमने क्या देखा? एक तरफ हम अमेरिका के साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी में कूद रहे हैं, राफेल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड ला रहे हैं, नेटवर्क सेंट्रिक ड्रोन मिसाइल्स बना रहे हैं और आसमान में सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। और दूसरी तरफ RBI अपना रिस्क बफर कम कर रहा है, लोन वोल्फ टेररिज्म बिना किसी नेटवर्क के रेडिकलाइज हो रहा है, हमारे रिसर्च पेपर्स फ्रॉड की वजह से दुनिया भर में रिजेक्ट हो रहे हैं और हमारी अपनी राजधानी की हवा में धूल जहर घोल रही है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या एक सुपर पावर बनने का असली रास्ता सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों में है, या फिर इसकी शुरुआत हमारी खुद की ज़मीन की धूल साफ करने और हमारी शिक्षा की नींव को मजबूत करने से होती है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। बिल्कुल, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी है। सही कहा। तो ये था हमारा आज का दी इंडियन एक्सप्रेस का डीप डाइव। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको काफ़ी नई इनसाइट्स मिली होंगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप कनेक्टिंग द डॉट्स। टेक केयर।